नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। एक गहरी पड़ताल करेंगे। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिनमें सरकारी योजनाएं, बजट के आंकड़े और जो पूरा एजुकेशनल ढांचा है राज्य का, उसका जिक्र है। हाँ। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी निकलती है उसे सामने लाएं। मतलब क्या चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं सही। और आगे की दिशा क्या हो सकती है। कोशिश यही रहेगी कि ये सब आसानी से समझ आए और सुनने में भी ठीक लगे। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ये जो बातचीत है, ये पूरी तरह से हमें जो स्रोत मिले हैं उन्हीं पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ उनमें जो जानकारी दी गई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई हमारा अपना पक्ष या उसका समर्थन या विरोध करना वो उद्देश्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकार का नजरिया क्या है ना? पैसा कितना दिया जा रहा है, कितना खर्च हो पा रहा है, हाँ, ये जरूरी है। और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव आए हैं। और हाँ, जो अहम योजनाएं चल रही हैं उन पर भी बात होगी। और जो संस्थाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई। जी जी, राज्य की जो मुख्य शिक्षा संस्थाएं हैं उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है और जो नजरिया है उससे। स्रोतों के हिसाब से राज्य का लक्ष्य तो एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको बराबरी के मौके मिले। हाँ, समतावादी समाज। और शिक्षा इसमें जाहिर है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। मानव संसाधन का विकास और वो जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हैं, SDG। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको पाना भी इसके बड़े मकसदों में है। हाँ, और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य में मुख्य तौर पर 3 विभाग काम कर रहे हैं। एक तो स्कूल शिक्षा विभाग है। अच्छा। फिर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। और तीसरा तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके। तो ये विभाग ही हैं जो शिक्षा से जुड़ी नीतियां लागू करते हैं। एक तरह से कहें तो ये शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। अच्छा, तो अब जरा पैसों की बात करते हैं। ये जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट था, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? मतलब क्या खर्च हुआ ठीक ठाक? हाँ, आंकड़े थोड़े दिलचस्प हैं। अगर हम मुख्य विभागों को देखें तो स्कूल शिक्षा के लिए बजट करीब 5,100 करोड़ रुपए रखा गया था। 5,084 करोड़। हाँ जी, लगभग 5,100 करोड़। लेकिन खर्च हुआ करीब 4,000 करोड़ रुपए। अच्छा। उच्च शिक्षा के लिए करीब 885 करोड़ का बजट था, पर खर्च हुआ सिर्फ 380 करोड़ के आसपास। अरे, मतलब बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया। खासकर हायर एजुकेशन में तो काफी ज्यादा गैप है। हाँ, बिल्कुल। और यही हाल आप देखिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास का भी है। वहां बजट करीब 150-153 करोड़ का था और खर्च हुआ 90-92 करोड़ के आसपास। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन का बजट लगभग 68 करोड़ था, जिसमें से 47 करोड़ खर्च हुए। तो कुल मिला के कितना बना? कुल मिलाकर देखें तो शिक्षा के लिए करीब 6,650 करोड़ रुपए का बजट था 2023-24 में। लेकिन जो वास्तविक खर्च हुआ वो 4,800 करोड़ रुपए के करीब ही रहा। ये तो काफी बड़ा अंतर है। मतलब करीब 1,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम वो खर्च ही नहीं हुई। जी हाँ। वैसे राज्य के कुल बजट का कितना हिस्सा था ये शिक्षा वाला? 2023-24 में राज्य के कुल बजट का करीब 12.23% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था। 12.23%? ये तो ठीक ठाक लगता है सुनने में। हाँ, आवंटन तो ठीक लगता है, लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो यही है आवंटित राशि और वास्तविक खर्च के बीच का ये बड़ा फासला। बिल्कुल। इस फासले का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये प्लानिंग में कोई कमी है या फिर योजनाओं को लागू करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताते, पर हाँ, ये जो गैप है ये कई चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। जैसे? हो सकता है कि फंड रिलीज होने में देरी हुई हो, या फिर क्या कहते हैं, जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी हो। क्षमता। या शायद योजनाओं की प्लानिंग और जमीनी हकीकत में तालमेल ना बैठ पा रहा हो। वजह जो भी हो, ये सोचने वाली बात तो है कि जो संसाधन दिए गए वो पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं हो पाए। सही कहा। खैर, पैसों के अलावा स्रोतों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। उनमें से कुछ खास बातें क्या हैं? हाँ, कई अहम सुझाव हैं। सबसे पहला तो है सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, उसको बढ़ाने पर जोर है। GER? मतलब कितने बच्चे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से। बिल्कुल। सुझाव ये है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां तक शिक्षा पहुंचाने के लिए टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। हाँ, ये जरूरी है ताकि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। और क्या सुझाव है?
दूसरा सुझाव स्कूलों की क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ाने से जुड़ा है। कहा गया है कि स्कूलों को ज्यादा छात्रों को दाखिला देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों का खेल ना हो। मतलब? शायद इसका मतलब ये है कि असल में बच्चे स्कूल आएं और पढ़ें भी, सिर्फ नाम दर्ज ना हो जाए उनका। क्वालिटी पर असर ना पड़े। समझ गए? और स्कूलों की हालत सुधारने के बारे में, जैसे बिल्डिंग, क्लासरूम वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, बुनियादी ढांचे पर काफी जोर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशालाएं, इन सब की जरूरत बताई गई है, खासकर सरकारी स्कूलों में। हाँ, वो तो है। आज के जमाने में अच्छी सुविधाएं और तकनीक तो चाहिए ही। बिल्कुल। एक और दिलचस्प सुझाव दिख रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, यानी पीपीपी मॉडल। इसका क्या मतलब है और इसे क्यों सुझाया गया है? पीपीपी का मतलब है कि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें। सुझाव ये है कि स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए खासकर दूर दराज के इलाकों में निजी कंपनियों की मदद ली जा सकती है। अच्छा। शायद स्कूल बनाने में या उन्हें चलाने में उनकी जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाया जा सकता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, पर क्या इसमें कोई चुनौती भी है, कोई रिस्क? हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि पीपीपी मॉडल लागू करते समय शिक्षकों की उपलब्धता और पढ़ाई की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि निजी कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा देखें और शिक्षा का जो असल मकसद है वो पीछे रह जाए। एक संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और शिक्षकों से जुड़ा एक और मुद्दा छात्र शिक्षक अनुपात का भी जिक्र है शायद, प्यूपिल टीचर रेशियो। जी हाँ, अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक पर बहुत ज्यादा छात्रों का बोझ ना हो। अनुपात सही रहेगा तभी तो शिक्षक हर बच्चे पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे। सही बात है। स्रोत ये भी कहते हैं कि छात्रों को विषय की और शिक्षकों को अपने विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। ये भी तो गुणवत्ता के लिए है ना? बिल्कुल। तो ये तो हुए कुछ सुधार के सुझाव, जेआर बढ़ाना, स्कूलों की क्षमता और ढांचा सुधारना, पीपीपी मॉडल आजमाना और छात्र शिक्षक अनुपात ठीक करना। अब देखते हैं कि सरकार ने जमीनी स्तर पर कौन-कौन से कदम उठाए हैं, कौन सी योजनाएं लागू की हैं। इनकी लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। हाँ, योजनाएं तो कई हैं, कुछ पुरानी भी हैं, कुछ नई भी। हम कुछ मुख्य योजनाओं पर बात कर सकते हैं जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। जैसे एक बहुत पुरानी और बुनियादी योजना थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 में शुरू हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हाँ सुना है। इसका क्या मकसद था? इसका लक्ष्य था कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो हों, जैसे 2 कमरे, 2 शिक्षक, और ब्लैक बोर्ड, चार्ट, नक्शे जैसी जो जरूरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो सब। ये बिल्कुल शुरुआती स्तर पर स्कूलों को ठीक करने की कोशिश थी। समझ गई। और उसके बाद आई शिक्षा गारंटी योजना, ईजीएस, ये 1997 की है। हाँ, ईजीएस काफी महत्वपूर्ण थी। इसका मकसद था कि हर बसाहट के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल की सुविधा हो, खासकर आदिवासी और जो दुर्गम इलाके हैं जहां स्कूल नहीं थे, पहुंच बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसके तहत करीब 40 स्कूल खोले गए थे और इसमें पंचायतों को भी जिम्मेदारी दी गई थी। ये एक्सेस बढ़ाने की एक बड़ी पहल थी। यानी पहले बुनियादी ढांचा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और फिर पहुंच ईजीएस पर ध्यान दिया गया। अब कुछ योजनाएं शायद बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और उनकी मदद करने पर केंद्रित होंगी, ड्रॉप आउट रोकने के लिए। बिल्कुल। और इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर खास जोर दिखता है। जैसे 2005 में गांव की बेटी योजना शुरू हुई। हाँ, इसका जिक्र है। इसमें गांव की उन लड़कियों को जो 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाती हैं, आगे के पढ़ाई के लिए हर महीने 500 रुपए की मदद दी जाती है। ये तो अच्छी बात है। लड़कियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए और भी कुछ है? हाँ, 2006 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना आई। इसका मकसद था लड़कियों का स्कूल छोड़ना यानी ड्रॉप आउट रेट कम करना। इसमें कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन लेने पर लड़कियों को कुछ आर्थिक मदद दी जाती है। अच्छा। इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी है 2004 की। ये एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए है, खासकर उन इलाकों में जहां महिला साक्षरता कम है। ये आवासीय स्कूल हैं। रेजिडेंशियल? जी, रेजिडेंशियल। इनमें रहना, खाना, किताबें सब मुफ्त होता है। तो लड़कियों की शिक्षा पर तो काफी ध्यान दिया गया है। मेधावी छात्रों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं जो पढ़ने में तेज हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रतिभा पोषण योजना है। इसमें कक्षा 6, 8, 10 और 12 की जो होशियार बच्चे हैं उनको 500 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलती है 10 महीने तक। ओके। फिर एक मेधावी खातर संवर्धन योजना 2009-10 भी है। इसमें 12वीं में 75% या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों को आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अच्छा।
और सामान्य वर्ग के जो गरीब मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना 2008-9 और सुदामा छात्रवृत्ति योजना जैसी स्कीमें हैं। यानी अलग अलग वर्गों और जरूरतों के हिसाब से कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। कोई हालिया बड़ी पहल भी हुई है, कोई नई योजना? हाँ, सबसे नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है सीएम राइज स्कूल। ये मई 2021 में शुरू हुई। सीएम राइज स्कूल, ये क्या है? सुनने में तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। ये वाकई बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 9,200 ऐसे सरकारी स्कूल बनाना जो हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस हों। 9,200? जी, मतलब स्मार्ट क्लासरूम, अच्छी लाइब्रेरी, लैब, खेल का मैदान, सब कुछ। मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों का पूरा विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्रोत बताते हैं कि जुलाई 2022 में इनके निर्माण के लिए करीब 3800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और उद्घाटन भी। ये शिक्षा की गुणवत्ता को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ये तो काफी प्रभावशाली लगता है। इतनी सारी योजनाएं, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड से लेकर सीएम राइज स्कूल तक, एक लंबा सफर तय किया है मध्य प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में। निश्चित रूप से ये योजनाएं दिखाती हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियों से निपटने की कोशिश की गई है। कभी एक्सेस बढ़ाने पर जोर रहा, कभी लड़कियों की शिक्षा पर, कभी मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने पर, और अब गुणवत्ता और समग्र विकास पर। हाँ, बिल्कुल। योजनाओं के अलावा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को चलाने और उसकी देखरेख करने के लिए कुछ प्रमुख संस्थान भी तो होंगे, बॉडीज? हाँ, कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं। सबसे जाना माना तो है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, MPBSC, जिसे हम आमतौर पर MP बोर्ड कहते हैं। हाँ, MP बोर्ड। इसकी स्थापना वैसे तो 1959 में हुई, पर जो एक्ट बना वो 1965 का है। मुख्यालय भोपाल में है। इसका काम 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कराना, सिलेबस तय करना, स्कूलों को मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखना है। और स्कूल की किताबें कौन छापता है, टेक्स्ट बुक्स? उसके लिए 1968 में बना मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है। ये भी भोपाल में ही है। ये पहली से 12वीं तक की किताबें छापने और उनको स्कूलों तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक की शिक्षा के लिए भी कोई संस्था है, हायर एजुकेशन के लिए? हाँ, उसके लिए 1973 में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग बना था भोपाल में। ये राज्य सरकार से फंड लेता है और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बीच कोऑर्डिनेशन और शिक्षा के स्टैंडर्ड तय करने का काम करता है। कुछ जैसे केंद्र में UGC है, वैसी राज्य स्तर पर। समझ गई। विज्ञान और संस्कृत जैसी विशेष धाराओं के लिए भी कुछ है? जी, विज्ञान की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए जबलपुर में 1975 में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया था। जबलपुर में? अच्छा। हाँ। और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 2008 में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान बना है। इसके अलावा भोपाल में 2007 में बना राज्य शिक्षा केंद्र भी है, जो शिक्षकों की ट्रेनिंग और बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ाने पर काम करता है। तो ये सब संस्थान मिलकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं और उसकी दिशा तय करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। ये संस्थान नीतियों को लागू करने, मानकों को बनाए रखने और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो हमने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के कई पहलुओं पर बात की। राज्य का नजरिया क्या है, बजट और उसका खर्च कितना हो रहा है, सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, ढेर सारी सरकारी योजनाएं हैं और मुख्य संस्थान कौन से हैं। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? सार यही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें तो हुई हैं। बजट का एक हिस्सा इसके लिए रखा गया है और खासकर बालिकाओं और जो वंचित तबके हैं उनको जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। हाँ, वो दिखा। सीएम राइज स्कूल जैसी नई पहल भविष्य की ओर इशारा करती है, मतलब गुणवत्ता पर फोकस बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी साफ हैं। जैसे सकल नामांकन अनुपात को और बढ़ाने की जरूरत अभी भी है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी भी सब जगह एक जैसा नहीं है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात, वो जो बजट का पूरा पैसा खर्च ना हो पाना है, वो एक सवाल तो खड़ा करता ही है। हाँ, ये बात सही है। तो इस चर्चा के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जिस पर वे सोच सके। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं और अब PPP जैसे नए मॉडल्स भी आ रहे हैं। ये सब मिलकर जमीनी हकीकत को कितना बदल पा रहे हैं? क्या स्कूलों की संख्या बढ़ाने या नामांकन बढ़ाने जैसे जो मात्रात्मक लक्ष्य हैं, उनके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी वैसा ही सुधार हो रहा है? क्या वो तालमेल बैठ पा रहा है? और खासकर डिजिटल डिवाइड को देखते हुए? और असरदार बन पा रही है?
ये सवाल उन्हीं चुनौतियों और सुझावों से ही निकलते हैं जिनका जिक्र हमें मिले स्रोतों में है। बहुत अहम सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।